राज्यसभा में भी बहुत कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम ये देखते आए हैं, बोलते आए हैं कि आवाज संसद में गूंज है, लेकिन अब इस सत्र के समाप्त होते होते ऐसा लगता है संसद की जो है सड़क पर गूंजेगी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आसन पर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। आपने अभी अभी जया बच्चन की बात दिखाई, नहीं आप किस तरीके से जया बच्चन को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ कहा कि हम सम्मान के साथ बोलना चाहते हैं कि आपका टोन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब टोन एक्सेप्टेबल नहीं, उसके बाद अगली पंक्ति बोलने नहीं देते हैं और कहते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए। और बाद में और भी बाइट है उनकी, वो कहते हैं कि आप सम्मानित नहीं है लेकिन हम आपकी परवाह नहीं करते। तो अरे आप सम्मानित हो सकती हैं क्या? सम्मानित हैं और आप परवाह नहीं करते। आप बैठे किस लिए ऐसे चेयर पर? आप परवाह करने के लिए बैठे हैं। तो ये जो बात उठी है, चेयर ने एक दिन पहले भी चेयर छोड़ करके वो चले गए। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट पर बात हो रही थी। विनेश फोगाट जाट समुदाय से आती हैं। वो खुद धनखड़ जी अपने जाट समुदाय का बताते हैं और कहते हैं कि धनखड़ जी के, आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने मिमिक्री कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जाट समुदाय का अपमान हो गया। अपने आप को जैसे जाट समुदाय का प्रतिनिधि बताते हैं वो। और उसके बाद विनेश फोगाट पर जब बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे जनता उनको देख लेगी। विनेश फोगाट पर चर्चा वो नहीं होने दे रहे हैं। इससे बचने के लिए वो चेयर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो उस आसन पर बैठ करके जो व्यवहार है, ऐसा तो बीजेपी के सांसद का व्यवहार नहीं होगा। जिस तरह से वो राजनीतिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। इस फिर सदन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उच्च सदन में जब आप एलओपी की भी प्रतिष्ठा रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत सही आपने दिखाया था, प्रमोद तिवारी की बाइट दिखलाई थी कि जब हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया लिखित में, तो हमें आंसर लिखित में चाहिए। तो इसके बजाय जब सबने सवाल उठाया कि आप क्यों नहीं उस बात को ला रहे हैं, तो कहते हैं आसन की ओर से जवाब दिया जाता है कि हमने दोनों को बुलाया था, बात की थी। घनश्याम तिवारी ने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि उनकी भाषा में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है। ये सब वो अपने मन से कह रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, आप विशेषाधिकार हनन के नोटिस को भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो किस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं? फिर राज्यसभा होती किस लिए है? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, इससे स्विच ओवर करते हैं। दूसरी तस्वीर जो आपने चर्चा की, मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि निचली अदालतें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि पॉलिटिकली विपक्ष के नेताओं को ग्रिल करके लंबे समय तक जेल में डालने की जो रणनीति बनी है, और जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, जिसमें उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, उनको जेल जाना पड़ता है, लंबे समय तक जाना पड़ता है। तो ये सब क्या बिना ट्रायल के आप ये सब कर देंगे क्या? ट्रायल भी नहीं करेंगे। 17 महीने 18 महीने तक ट्रायल नहीं हो रहा है और मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं। कोई रिकवरी नहीं है, कुछ बात नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है, बीजेपी की ओर से नेता कहते हैं कि अभी तो ये जमानत पर छूटे हैं, बरी नहीं हुए हैं, इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। अरे ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ तो बरी कैसे होंगे? आप बताइए, आप ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहे तो बरी कैसे होंगे? तो जब आप जमानत पर छूट रहे हैं और आप ट्रायल तक नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एक सभ्यता तो होनी चाहिए कि 17-18 महीने तक आप बिना वजह जेल में रहे। आपके छूटने पर हम आपको शुभकामना रखते हैं और ये ट्रायल जब होगा तब सबकी बात होगी, लेकिन ये सुकून की बात है। ये तो सामान्य संवाद होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें खुश मत होइए, अभी बरी होना बाकी है।
अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं विपक्ष में हो और जो सत्ता पक्ष उनके नेताओं को अंदर करने लगे और इस तरह की बात होने लगे, रिवेंज में बात चली जाए, तब क्या होगा? क्या हमको याद है संजय सिंह ने बयान दिया था जेल से छूटने के बाद कि हम जब पुलिस को भेजने लगेंगे, थाना SHO जाएगा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंदर करने के लिए, तब क्या करेंगे आप? इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। क्या किसी को भी डाल देंगे जेल में और उसके बाद बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे? ये बड़ा सवाल उठा है। ये पूरा जो अपोजिशन एक बात लंबे समय से कहता रहा है कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो वो बातें अब प्रूव होती दिख रही हैं। ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद आपने सही बात कही कि अब विधानसभा चुनाव आने हैं तो सड़क की लड़ाई जो है अब आगे तेज होगी। गुजरात में कांग्रेस न्याय यात्रा लेकर निकल चुकी है। हालांकि गुजरात में इलेक्शन नहीं होना है, लेकिन गुजरात के बारे में आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि हम गुजरात जीत के दिखाएंगे, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से अभी से शुरू है। लेकिन महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण है। जो अपोजिशन, अग्निवीर, जातीय जनगणना, ये सारे मुद्दे, जब जातीय जनगणना पर बात करने नहीं दी जा रही है। आज ये भी महत्वपूर्ण फैसला आप कह सकते हैं, बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा अपने SC/ST नेताओं को कि हम इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, तो इस बात को भी आप ये समझिए कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर साफ साफ नजर आता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी दबाव में नजर आ रहे हैं। तो ये इसके अलावा इससे ध्यान भटकाने के लिए जो बीजेपी की रणनीति है, बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर बात करो, हिंदू मुसलमान करो। हम जान रहे, देखिए हम एक चैनल में थे और वहां ये बात हो रही कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ट्वीट किया, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। और तब इसका देखिए जवाब क्या है, झूठ कैसे बोला जा रहा है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होती है बांग्लादेश में की परिस्थिति पर बात करने के लिए, वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करने के लिए, सभी समस्याओं पर बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक होती है और उसमें प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं जी, प्रधानमंत्री ही नहीं रहते हैं उसमें। ये इनको महत्व नहीं है दिखता है। और उस बैठक में अपोजिशन सारी बात कहता है, हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सबकी सुरक्षा की बात करता है और जो जरूरी स्टेप है भारत सरकार को लेने चाहिए वो लीजिए, ये कहता है। इसके बाद भी सिलेक्टिव ढंग से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ में पूरे मुख्यधारा, कथित तौर पर मुख्यधारा की जो गोदी मीडिया है वो लगा पड़ा है। तो ये इनका काम यही हो गया है कि वो कहते हैं कि सेलेक्टिव ढंग से ऑपोजिशन रिएक्ट करता है। मेरा मानना है, मैं कहता हूं कि नहीं, सेलेक्टिव ढंग से वो गोदी मीडिया अटैक करता है सेलेक्टिव ढंग से। वो केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस और अपोजिशन को अटैक करने के बहाने ढूंढता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो हमारे बॉर्डर पर BSF के जवान क्यों गश्ती कर रहे हैं, उनको आने क्यों नहीं देते? आप बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जो वहां नए बने हैं, मोहम्मद यूनुस, उसको बधाई तो दे रहे हैं ना, उनको बधाई दे रहे हैं। दोनों बातें कैसे चलेंगी? आप शेख हसीना को शरण भी देंगे, शेख हसीना के समर्थकों पर वहां हमला होगा तो आप यहाँ रोएंगे भी और उसके बाद में यूनुस खान को आप बधाई भी देंगे। स्टैंड तो आपका क्लियर ही नहीं है। आपकी कूटनीति अगर वहां की सरकार को मान्यता देने की है तो वहां की सरकार से बात कीजिए। आप फेल्योर हुए हैं, आपका खुफिया तंत्र फेल हुआ है, वरना आप समय से पहले हस्तक्षेप करते तो आज हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही होती। इन सब का जवाब वो नहीं देंगे। तो ये यहाँ भी ध्यान भटकाने की एक बड़ी साजिश जो है यही है। अब इसको थोड़ा अपोजिशन को और संगठित होकर के इस तरह के नैरेटिव्स का भी मुकाबला करने के लिए सामने आना पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल प्रेम कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश का जिक्र आता है तो फिर वहां जिस पार्ट को यहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश